गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपके सिंथेसिस टॉपिक चले उसमें आज हम लोग देखेंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। और इसकी पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा था जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते थे। ये प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था और ये आपकी ग्रामर की 13वीं क्लास है। 12 क्लास ग्रामर की चल चुकी है जिसमें आपका हमने नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और सिंथेसिस की आपकी ये 6ठी क्लास है प्यारे बच्चों। तो यदि आपका पीछे का कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें आपको शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्लास 11th की भी ग्रामर की अपनी प्लेलिस्ट बनी है, आप अपनी प्लेलिस्ट से चेक करके आप कंप्लीट कर सकते हैं जो भी आपका पीछे का छोटा हुआ है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं और टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं तो इसमें हमने क्या हेडिंग लिखा हुआ है, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब तो पहली बात आती है कि नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है। ये सारी चीजें समझ जाएंगे तब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चे नाउन को बताने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में बताए थे कि आपके नाउन क्या होता है और नाउन आप बचपन से जानते चले आए हो। अब दूसरी बात आती है फ्रेज क्या होता है, सबसे बड़ी बात निकलती है फ्रेज क्या होता है। नाउन तो आप समझ गए होंगे नाउन क्या होता है, अब दूसरी बात है कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज के बारे में समझ लेंगे तो फिर हम लोग आगे चीजें अपोजिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ्रेज प्यारे बच्चों क्या आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए हमने फ्रेज के बारे में यहां लिखे हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, अर्थात इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आने वाली है। अगर सब्जेक्ट वर्ब आ भी गई किसी में, अगर सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट नहीं आएगा और जो है संभवतः जो है दोनों नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है कि सब्जेक्ट वर्ब हो। जैसे हमने आपको बताए थे, क्लास बताए थे, क्लास में हमने दूसरा कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन फ्रेज में यही डिफरेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से आप समझ जाओगे। और दूसरी बात, तीसरी बात जो है, नो मीनिंग ऑफ इफ यूज्ड अलोन। यदि यह अकेले प्रयोग होता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। क्लास में तो अकेले प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना ले सकते थे, मींस उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन न होने की वजह से इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। नो मीनिंग इफ यूज्ड अलोन मींस अकेले यदि प्रयोग होगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चौथी बात, इफ यूज्ड इन अ सेंटेंस हैज अ यूनिक मीनिंग, और यदि सेंटेंस से प्रयोग किया जा रहा है तब इसका एक यूनिक मीनिंग निकलता है, मींस एक अर्थ निकलता है। तो सबसे बड़ी बात निकलती है प्यारे बच्चे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है और नो मीनिंग इफ अगर अकेले प्रयोग होगा तो कोई अर्थ नहीं देगा, और जब सेंटेंस में प्रयोग होगा तब एक जो है क्या देता है, सार्थक अर्थ देता है। अब प्यारे बच्चे हम लोग एग्जांपल के माध्यम से चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्रेज क्या होता है। वहां पर तो सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेशन के रूप में कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब यहां पर प्यारे बच्चों एग्जांपल को देखिए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि फ्रेज होता क्या है। प्यारे बच्चों हमने लिखी हुई है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी इज कॉल्ड, महात्मा गांधी कहलाते हैं द फादर ऑफ नेशन मींस देश के पिता। फादर ऑफ नेशन मींस देश के पिता। महात्मा गांधी क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ नेशन मींस देश के पिता। अब हमने क्या लगाई हुई है, दी फादर ऑफ नेशन को हमने दिखा दिया है फ्रेज है। हमने क्या लिखा हुआ, दी फादर ऑफ नेशन को हमने क्या दिखा दी हुई है, फ्रेज है। अब प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करना, दी फादर ऑफ नेशन मींस देश के पिता। अगर आप इसे अकेले प्रयोग कर रहे हो तो क्या कोई अर्थ दे रहा है, बिल्कुल अर्थ नहीं दे रहा है। फादर ऑफ नेशन में सीधे कह दो देश के पिता, अगर अकेले जो है प्रयोग कर दिए तो इसका क्या अर्थ निकला कि देश के पिता मतलब किसके देश के पिता। ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ये तो हो गया नो मीनिंग इफ यूज्ड अलोन मींस यदि जो है अकेले प्रयोग होगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये निकल गया। और सेंटेंस में प्रयोग हो गया था तो एक यूनिक अर्थ दिया जो है, महात्मा गांधी देश के जो है पिता कहलाते हैं, तो एक यूनिक अर्थ दिया। तो तीसरा चौथा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं, ये जो है क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। ये भी आपको दिख रहा होगा, दी फादर ऑफ दी वर्ड्स, दी एक शब्द हो गया, फादर एक शब्द हो गया, ऑफ एक शब्द हो गया, दी एक शब्द हो गया, नेशन मींस एक शब्द हो गया। ये सभी क्या है, शब्दों का समूह है। और जो एक सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है।
इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब बताओ फादर ऑफ नेशन में कौन सा सब्जेक्ट वर्ब का आप कॉम्बिनेशन लाओगे? कोई कॉम्बिनेशन नहीं लाओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा ना आपको। तो इसीलिए इसे कहते हैं प्यारे बच्चे फ्रेज है। और अगले में देखिए, दूसरे वाले में देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। मोहन बिल्ट अ ब्यूटीफुल होम। मोहन ने बनाया अ ब्यूटीफुल होम मींस एक सुंदर घर। मोहन ने एक सुंदर घर बनाया। अब प्यारे बच्चों इसे समझने की कोशिश करना, हमने अ ब्यूटीफुल होम को क्या कर दिए? फ्रेज कर दिए हैं। एक सुंदर घर, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? अगर अकेले प्रयोग होगा, अगर अकेले प्रयोग हो रहा है तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? तो बिल्कुल नहीं अर्थ निकलेगा प्यारे बच्चे। यदि जो है यह समूह में मींस इस प्रकार से मोहन बिल्ड के साथ प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर इसे अकेले प्रयोग करना हो अ ब्यूटीफुल होम तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और इस शब्दों का समूह हुआ, ब्यूटीफुल होम, इन शब्दों का समूह होना, तो शब्दों का समूह हुआ, कोई अकेले अर्थ नहीं निकल रहा है। सेंटेंस से प्रयोग हुआ है तो अर्थ निकल रहा है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो यह आपका क्या हो जाएगा? आपका प्यारे बच्चे ए फ्रेज हो जाएगा। यही आपका फ्रेज होता है। क्लास और फ्रेज में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। हमने आपको जब पार्टिसिपल बताए हुए थे तो उसमें आपको क्लास जो है सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लास बताए थे, जब सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताए थे। तो पहली क्लास में जब हमने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताए थे तो उसमें आपको क्लास के बारे में बताए थे। और फिर जब जो है हम लोग चलेंगे जो है कंपाउंड सेंटेंस चलेंगे तो आगे फिर हम जो है आपको क्लास बताएंगे जो है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जब चलेंगे तो उसमें सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं तो आपको वहां पर क्लास फिर से दोबारा बताएंगे। तो क्लास और फ्रेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यही। क्लास में जो है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लेकिन जो है फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। यही दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो प्यारे बच्चे जो है क्लास वाले टर्म में चलेंगे तो हम उसे अच्छे से समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप फ्रेज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फ्रेज के बारे में आप अच्छे से समझ गए और नाउन के बारे में पहले से जानते हो तो आज की जो टॉपिक है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपोजिशन क्या होता है। यहां पर देखना प्यारे बच्चे, आपका अपोजिशन लिखा हुआ है। अपोजिशन का सिर्फ सिंपल सी मीनिंग होती है बगल बगल। अपोजिशन की जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है बगल बगल। अब ये आपको जब एग्जांपल समझाएंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि ये अपोजिशन हमने बगल बगल क्यों कहा था, ठीक है। अब नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। मींस नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, तो आपको किस प्रकार से जो है अपोजिशन का प्रयोग मींस बगल बगल के संदर्भ में किस प्रकार से प्रयोग करना है, तो जब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझा देंगे। तो अब जो चलते हैं जो है हम लोग जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं तो हम कब जो है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो वही हमने लिखे हुए कब जोड़ें, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट निकलता है कि मींस कब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जो है को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से जोड़ें। तो कब जोड़ें, तो एक कब जोड़े की कंडीशन क्या होगी? जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। प्यारे बच्चे बहुत बड़ी बात हमने लिखा हुआ है, जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें तब आप जो है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें तब आपको जोड़ना है। और कैसे जोड़ें इसे भी देख लीजिए। जिस नाउन के बारे में बताना है पहले ओ लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को दो कामास के अंदर लिखें। प्यारे बच्चे दो कामास के अंदर लिखना है। तो ये सारी चीजें अभी तो आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी। अब जब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे तो दोनों कॉन्सेप्ट जब कब जोड़ें कैसे जोड़ें जो हमने आपको बताया है वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना ध्यान दो कि कब जोड़ें, जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें तब आपको जोड़ना है। मींस तब आपको जो है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करना है। कैसे जोड़ना है? जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को दो कामास के अंदर लिख दें। अब प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब केवल एग्जाम्पल है और उसके बाद आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराए हुए हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है। सेपरेट में क्या लिखी हुई है जल्दी से उसे देखिए। सेपरेट में हमने लिखा हुआ है सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल।
सुरेश क्या है, एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत ईमानदार है, मीन्स बहुत साधारण है, बहुत अच्छा इंसान है। तो क्या हो जाएगा, सुरेश इज अ टीचर, सुरेश एक शिक्षक है। ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत जेंटल है। अब प्यारे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना, सुरेश के बारे में क्या कहा गया है, सुरेश के बारे में क्या कहा गया है कि सुरेश एक टीचर है ना। तो यही तो हमने कहा था कि जो एक नाउन हो उसके बारे में आगे कुछ कहा गया, तब जोड़ते हैं। सुरेश क्या है, एक टीचर है और कैसा है, इज वेरी जेंटल मीन्स बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है। तो सिंपल सी बात, हम क्या कर देंगे, टीचर को क्या कर देंगे, नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। ये टीचर आपका क्या है, नाउन है, टीचर आपका क्या है, नाउन है। तो सुरेश के जस्ट बाद उस नाउन को लिख देते हैं जो इसकी व्याख्या कर रहा है। सुरेश की व्याख्या कौन कर रहा है, टीचर व्याख्या कर रहा है ना, सुरेश ही टीचर है ना, सुरेश ही टीचर है ना। सुरेश की व्याख्या किसने किया, टीचर ने किया। तो क्या हो जाएगा आपका, टीचर को उसके सुरेश की तुरंत बात कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, सुरेश अ टीचर। उसके बाद हमने कहा था नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन जो होगा उसे डबल इन्वर्टेड कामा, डबल जो है कामा के अंदर रखना होगा। तो हमने सुरेश के बाद कामा लगाया, टीचर के बाद कामा लगाया। तो इसे दोनों कामा के अंदर क्या कर दिए, बंद कर दिए। आप ऐसे नहीं करोगे कि सुरेश के बाद कामा लगा दो, टीचर के बाद कामा ना लगाओ, ये ऐसी गलती ना करना, ठीक है। बहुत ब्लेंडर मिस्टेक होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो आपको करने क्या है, सिंपल सी बात जो है, सुरेश के बाद टीचर लिखना है, इज वेरी जेंटल, आप इस तरह से कर दोगे। और दोनों को जो है क्या करना है, कामा के अंदर जो है आप जो भी जो है फ्रेज इन अपोजिशन या जो है नाउन इन अपोजिशन जो भी प्रयोग करोगे उसे कामा के अंदर जो है कर दोगे, क्लोज कर दोगे। और यहां पर टीचर क्या था आपका, यहां पर नाउन है, यहां फ्रेज इन अपोजिशन नहीं है, यहां पर फ्रेज इन अपोजिशन नहीं, यहां पर नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है। नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग किए हुए हैं क्योंकि टीचर क्या था आपका, नाउन था, और हमने सुरेश के बाद उसको बगल में कर दिए हुए हैं। अपोजिशन यही था ना, अपोजिशन का हिंदी अर्थ हमने क्या किया था, बगल बगल बताए थे ना। सुरेश के बगल में हमने नाउन को सेट कर दिया, तो इसी को कह देंगे नाउन इन अपोजिशन कर देंगे। हाँ, सुरेश आपका क्या था, जो है सब्जेक्ट था, तो सुरेश के बगल में हमने टीचर को सेट कर दिया। टीचर आपका क्या है, नाउन है, मीन्स दोनों नाउन है। तो नाउन के बगल में हमने एक और नाउन को, मीन्स सुरेश के बगल में हमने टीचर को सेट कर दिया, तो इसी को क्या कर दिए, नाउन इन अपोजिशन, मीन्स नाउन नाउन क्या हो गए, बगल बगल में हो गए। तो इसी को तो कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन या फिर नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटल हो जाएगा। इसे इस तरह से हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो किस प्रकार से कंबाइन करते हैं प्यारे बच्चे, जो भी आपका, क्योंकि ये जिसके बारे में व्याख्या कर रहा है, सुरेश जो है, सुरेश के बारे में क्या कहा गया है, सुरेश एक टीचर है और इज वेरी जेंटल मीन्स बहुत अच्छा इंसान है। तो सिंपल सी बात, जो जिसकी व्याख्या करे, सुरेश की व्याख्या कर रहा था टीचर, तो जो है सुरेश के बगल में नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो गया, सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटल। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चे। अगला एग्जाम्पल है, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। तो हमने क्या लिखा हुआ है, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। रवि क्लास का सबसे अच्छा लड़का था और ही वाज द मॉनिटर, वह क्या था, मॉनिटर था। आप प्यारे बच्चों बात समझने की कोशिश करना, हमने लिख दिया रवि द मॉनिटर। रवि का क्वालिटी क्या है, मींस रवि के बारे में क्या बताया गया है, मॉनिटर है ना। रवि द मॉनिटर, रवि क्या है, मॉनिटर है। तो रवि का जो है नाउन क्या है, मॉनिटर क्या है, नाउन है। तो हमने क्या कर दिया, रवि के बगल में मॉनिटर को लाके रख दिया, तो इसे कह देंगे नाउन इन अपोजिशन कर देंगे। ये क्या कर दिया, नाउन को हमने बगल बगल में कर दिए ना, नाउन को हमने बगल बगल में कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन इन अपोजिशन हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो हमने कर दिया रवि द मॉनिटर, रवि क्या है, मॉनिटर है, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सिंपल सी, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर आपका मन कर रहा है, अगर आपका मन कर रहा है रवि के बारे में बेस्ट बॉय इन द क्लास भी है, रवि के बारे में ये भी बात तो बताई गई है बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्या हम उससे नहीं बना सकते हैं, जो है नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं प्यारे बच्चे। तो हमने अब देखो सेकंड वाले में आर में हमने क्या कर दिए हुए हैं, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास वाज द मॉनिटर। सेकंड वाले में हमने क्या कर दिया है, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास वाज द मॉनिटर। अब द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये आपका क्या हो गया है, ये टोटल सेंटेंस प्यारे बच्चे क्या हो गया, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये आपका फ्रेज हो गया है। द बेस्ट बॉय इन द क्लास क्या हो जाएगा, आपका फ्रेज हो जाएगा। जब फ्रेज हो जाएगा तो मींस हमने यहां पर किसका प्रयोग किया, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किए हुए हैं।
ऊपर वाले में क्या किए हुए थे, जो है नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग किए हुए थे, नीचे वाले में क्या किसका प्रयोग कर दिए, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कर दिए। तो क्या हो गया, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास वाज द मॉनिटर। और एक बात समझने की कोशिश करना, देखो हमने सेकंड वाली में गलती वही कर दिए हुए हैं, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास के बाद हमने कामा का प्रयोग नहीं किए, जबकि कामा का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चे यही कहते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना होता है, ये ब्लाइंडली मिस्टेक लोग करते हैं। ठीक है, पहले वाले में देखो हमने क्या किया, रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि के बाद कामा लगाया, मॉनिटर के बाद कामा लगाया, दोनों को जो है किसमें क्लोज करते हैं, कामा के अंदर क्लोज करते हैं, यही तो हमने कंडीशन बताया था। लेकिन देखो नीचे वाले में गलती हमसे भी वही हुई है, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास के बाद हमने कामा का प्रयोग नहीं किया, वाज द मॉनिटर डायरेक्ट लिख दिए। तो प्यारे बच्चे आप यहां पर कामा का प्रयोग कर लेंगे, क्लास के बाद आप कामा का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कामा यहां लगाओगे, वाज द मॉनिटर। तो इस प्रकार से ऊपर वाले में हमने नाउन इन पोजीशन का प्रयोग करके बना दिए थे, और दूसरे वाले में फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके बना दिए थे। दोनों आपका क्या है, सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। इस तरह से प्यारे बच्चे बनाते हैं। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है। अगला एग्जांपल प्यारे बच्चे हमने लिखा हुआ है, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। प्यारे बच्चे हमने लिखा हुआ 3 सेंटेंस इसमें है। 3 सेंटेंस क्या है, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब इसमें समझने की कोशिश करना, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, सेलर मीन्स होता है नाविक, मीन्स समुद्री नाविक जो होता है उसे बोलते हैं सेलर बोलते हैं। तो कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, कोलंबस क्या था, एक प्रसिद्ध नाविक था। ही वाज एन इटालियन, वह इटालियन था, मीन्स इटली का रहने वाला था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने जो है आविष्कार किया, किसका, अमेरिका का आविष्कार किया। अब प्यारे बच्चों इस चीज को समझने की कोशिश करना, कोलंबस की विशेषता क्या हो गई, मीन्स कोलंबस के बारे में कौन सी चीज बता रही है, अ फेमस सेलर बता रहा है ना। कोलंबस के बारे में क्या चीजें बताई जा रही है, अब फेमस सेलर है, तो हम क्या कर देते हैं, कोलंबस के बाद जो है कामा लगा करके फेमस सेलर कर देंगे। लेकिन उसके बाद प्यारे बच्चे एक बात और देखना, ही वाज एन इटालियन, वह इटालियन था। तो फेमस सेलर कहां का हुआ, प्रसिद्ध जो है सेलर मीन्स प्रसिद्ध नाविक कहां का था, इटालियन प्रसिद्ध नाविक था ना, मीन्स इटली का प्रसिद्ध नाविक था ना। तो हम अ फेमस इटालियन सेलर कर सकते हैं। और यहां पर जो इटालियन प्रयोग हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चे, सेलर के पहले लगा करके हमने एडजेक्टिव के रूप में उसे प्रयोग किए हुए हैं। तो यही हो जाता है आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना, ये हो जाता है आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना। तो प्यारे बच्चे जब 2 या 2 से अधिक वाले सेंटेंस मिलते हैं ना, आपको उसमें सारे नियम लग जाते हैं, कभी कभी एंड का भी प्रयोग लग जाएगा, कभी आपका जो है एडवर्ब का भी प्रयोग करके मिल जाएगा। एक ही सेंटेंस में कई प्रकार के आपको मिल जाएंगे, वैरायटी मिल जाएंगी। तो यहां पर जैसे एडजेक्टिव का भी प्रयोग यहां पर थोड़ा सा मिल गया, तो क्या हो गया, कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर, कोलंबस जो है एक प्रसिद्ध इटालियन सेलर था। डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने आविष्कार किया, किसका, अमेरिका का आविष्कार किया। अब हमने देखना अ फेमस इटालियन सेलर के बाद क्या कर दिए, कामा लगा दिए। तो क्या हो गया, कोलंबस के बाद हमने कामा लगाया, अ फेमस इटालियन सेलर के बाद कामा लगाया, उसके बाद डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की क्या किया था, खोज किया हुआ था। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से हम जो है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, जो नाउन जो है वाक्य में जो है जो पहले वाले नाउन का व्याख्या कर रहा होता है उसे उसके बगल में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बगल में लिख करके जो है बाकी सेंटेंस को उसी तरह से एक फाइनाइट वर्ब के माध्यम से जोड़ देते हैं, बस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल होता है नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, इससे आसान कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सबसे आसान जो है टर्म आपका है जो है सिंपल सेंटेंस में जो बनाने का है। तो सिर्फ सिंपल से इसमें करना होता है कि नाउन जो दिया हुआ होता है स्टार्टिंग में, उस नाउन के बाद जो है उसकी जो नाउन व्याख्या कर रहा होता है उस नाउन को उसके बगल में लिख देते हैं, बाकी सेंटेंस को जो फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है उसी के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया इससे, यहाँ पर कोलंबस फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। एक एग्जाम्पल और देखते हैं प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माई मदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त हमने थोड़ा सा अलग चीज है प्यारे बच्चे, इसमें देखना, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई कहां गया, दिल्ली गया, मीन्स दिल्ली गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, जो है कैपिटल ऑफ इंडिया मीन्स भारत की राजधानी है। आप प्यारे बच्चे इसमें समझने की कोशिश करना, माई ब्रदर का कोई यहां पर जो है अपोजिशन नहीं प्रयोग हुआ है,
मीन्स कोई जो है माई ब्रदर का जो है स्वरूप, माई ब्रदर को कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ व्याख्या हो रहा है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आपका दिल्ली है, दिल्ली का व्याख्या हो रहा है। दिल्ली के बारे में क्या बताया गया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, जो है भारत की कैपिटल है, मींस भारत की राजधानी है। यहाँ ऑब्जेक्ट का क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, ऑब्जेक्ट के बारे में अपोजिशन बनाया गया है। तो आपका ऑब्जेक्ट का भी अपोजिशन बन सकता है, तो ऑब्जेक्ट का अपोजिशन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद उसे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब दिल्ली की विशेषता क्या है, दिल्ली के बारे में क्या व्याख्या किया गया है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली की व्याख्या क्या किया गया है, दिल्ली के बारे में क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, यही तो है दिल्ली के बारे में। तो सिंपल सी प्यारे बच्चे यहां पर हो जाता है, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, आपकी कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। और एक बात समझने की कोशिश करना, यहां पर हमने दिल्ली के बाद तो कामा लगाया, लेकिन लास्ट में जाकर के फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया, क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर आपको पता है कि अंतिम जो है वाक्य का अंतिम है, वाक्य का अंतिम है तो आगे कोई सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से हमने यहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग किए हुए हैं। तो आपका क्या हो गया, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बना लेंगे। अगर सब्जेक्ट का फ्रेज इन पोजीशन, फ्रेज इन पोजीशन या नाउन इन पोजीशन है तो सब्जेक्ट का बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट का है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दिमाग में अपने सेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत आसान तरीका होता है। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपके जो बुक में, आपके किताब में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, कुछ एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और एक्सरसाइज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचा देना प्यारे बच्चों, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी अवश्य पहुंचाना वीडियो, जिससे उन बच्चों का जो है फायदा हो सके जो स्कूल कोचिंग क्लास से नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज इसकी देखते हैं। यहां पर देखना प्यारे बच्चे, आपका एक्सरसाइज कराई हुई है, प्रैक्टिस कराई हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। ये प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन है, जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हियर इज माई सिस्टर, यहां पर मेरी सिस्टर इन लॉ है, यहां पर मेरी सिस्टर इन लॉ है, और मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम क्या है, निधि है। मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम क्या है, निधि है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, हमने कर दिया हियर इज निधि, यहां पर कौन है, निधि है, माई सिस्टर इन लॉ। अब निधि जो है, निधि आपका ऑब्जेक्ट था, निधि क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, तो हमने ऑब्जेक्ट का जो है अपोजिशन बना दिया। ऑब्जेक्ट का जो है फ्रेज इन अपोजिशन, माई सिस्टर इन लॉ आपका फ्रेज इन अपोजिशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हियर इज निधि, यहां पर निधि है, और निधि की विशेषता क्या है, निधि के बारे में क्या है, माई सिस्टर इन लॉ है। मींस निधि मेरी क्या है, माई सिस्टर इन लॉ है। तो भैया निधि मेरी माई सिस्टर इन लॉ नहीं है, ये तो जो है यहां पर है। ठीक है, हमारी जो है सिस्टर इन लॉ मत समझ लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हियर इज निधि, यहां पर निधि है, माई सिस्टर इन लॉ मींस मेरी क्या है, सिस्टर इन लॉ। तो निधि की विशेषता क्या हुई थी, निधि के बारे में कौन सा जो है नाउन बताया था, या फिर कौन सा जो है फ्रेज इन पोजीशन बताया था, तो माई सिस्टर इन लॉ बताया हुआ था। तो इसलिए निधि के आगे जो है क्या कर देंगे, माई सिस्टर इन लॉ कर देंगे। और निधि के बाद तो हमने कामा का प्रयोग किया, लेकिन बाद में हमने किसका प्रयोग किया, फुल स्टॉप का प्रयोग किया, क्योंकि सेंटेंस का अंतिम था, तो आपको पता है कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, अगले जो है सेपरेट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला जो है, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने क्या लिखा, जूलियस सीजर लिखा। ही वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वह एक महान क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे, मींस कथाकार थे, मींस ड्रामा लिखने वाले थे। आप प्यारे बच्चे शेक्सपियर की जो है, शेक्सपियर के बारे में क्या बताया गया है, अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे ना, शेक्सपियर के बारे में क्या बताया गया, अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट मींस एक महान ड्रामेटिस्ट थे, मींस जो है कथाकार थे। तो प्यारे बच्चे हम क्या कर देंगे, शेक्सपियर के बाद कामा लगाएंगे, अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट कर देंगे। अब उसके बाद लिख देंगे रोट जूलियस सीजर, उन्होंने क्या लिखा, जूलियस सीजर लिखा। तो शेक्सपियर को व्याख्या कौन कर रहा था, अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट फ्रेज कर रहा था ना, ये फ्रेज आपका हो जाएगा, अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट फ्रेज कर रहा था ना, तो क्या कर देंगे, शेक्सपियर कामा अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट जूलियस सीजर। तो प्यारे बच्चे ये पहले आपको जूलियस सीजर पढ़ाया जाता था क्लास 12 में, लेकिन अब तो हट चुका है। तो आपका क्या हो गया, देखिए यहां पर हमने लिखी हुई है शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट जूलियस सीजर। तो इस प्रकार से अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट जो आपका फ्रेज था, ये शेक्सपियर के बारे में व्याख्या कर रहा था, इसलिए हमने शेक्सपियर के बाद उसे लिख दिए। तो आपका क्या हो गया, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट जूलियस सीजर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे हमने इसे जो है
आपका सेकंड वाले के किए। अगले चीज पे चलते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे प्यारे बच्चों, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन क्या थे? एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे। ही बीकेम ब्लाइंड, वह क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। तो क्या है? मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे। ही बीकेम ब्लाइंड, वह क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। आप प्यारे बच्चे यहां पर समझने की कोशिश करना, कौन प्रसिद्ध कवि है? तो कौन प्रसिद्ध कवि है? मिल्टन प्रसिद्ध कवि है ना। मिल्टन के बारे में यह बात बताई गई है, अ फेमस इंग्लिश पोएट ना। और अ फेमस इंग्लिश पोएट क्या हो जाएगा? ए फ्रेज हो जाएगा। तो हम जो है मिल्टन के बाद फ्रेज का प्रयोग कर दें तो क्या कर देंगे? मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट। क्या कर देंगे? मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट बीकेम ब्लाइंड। सिंपल से कर देंगे, बीकेम ब्लाइंड, वह क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। हमने इस प्रयोग करके बना दिया। तो सिंपल से देखना प्यारे बच्चों, एकदम सरल सा ये होता है, सबसे सिंपल पोर्शन यही होता है, ठीक है। क्योंकि जो जिसके बारे में व्याख्या करे उसी के बाद लिख देते हैं। तो क्या हो गया? मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट बीकेम ब्लाइंड। ये आपका हो गया सेपरेट से कंबाइंड हो गया, एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से नए सिंपल सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, लास्ट देखते हैं। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे एक्सरसाइज को। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं करा सकते क्योंकि एग्जाम्पल भी करा दिए हैं इतने ज्यादा सारे। तो ये आपके बस कुछ आपके करा दे रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो जो है जिससे आप आसानी से कर सको, बाकी आप प्रैक्टिस करना, आपके सारे सही होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमने लिखा हुआ एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आप ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हवा क्या है? पहली आवश्यकता है, जीवन की पहली आवश्यकता है। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यह जो है नेचर का क्या है? एक फ्री गिफ्ट है, मीन्स जो है मिला हुआ क्या है? एक स्वतंत्र मिला हुआ क्या है? उपहार है। आप यार जो हवा के बारे में क्या है? एक जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना। हवा क्या है? प्रकृति का एक मिला हुआ उपहार है ना। तो हवा की जो है, हवा के बारे में क्या बता रहा है? अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बताया जा रहा है ना। हवा के बारे में क्या बताया जा रहा है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो क्या कर देंगे हम? क्या कर देंगे? एयर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो जाएगा, सिंपल सा। एयर अ फर्स्ट गिफ्ट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो जाएगा, सिंपल सा। हमने देखा यहां पर प्यारे बच्चों देखो बनाई हुई है, तो क्या बनाई हुई है? एयर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब एक बात आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या हम दी फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ को भी बना सकते हैं, जो है फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एयर के बाद कर दो, एयर दी फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कर दो आप। आपका अगर मन कर रहा है तो आप जो है सेकंड वाले पहले वाले को ही बना दो, एयर दी फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, चेंज कर दो आप। आपने सेकंड वाली यहां पर दी फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ को आपने प्रयोग कर दिया। ये दोनों फ्रेज हैं, दी फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी फ्रेज है और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी फ्रेज है। तो आप नाउन के बाद फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो है दोनों फ्रेज इन पोजीशन है तो मींस दोनों फ्रेज इन पोजीशन का भी प्रयोग कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। एयर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ कर सकते हो, या फिर एयर द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो आप चाहे जिस प्रकार से बना सकते हो। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से जो है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम नए जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आज की क्लास में आपने देखा। और उम्मीद करते हैं आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने अच्छे से समझे होंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और प्यारे बच्चों यह ग्रामर की आपकी 13वीं क्लास है, 6ठी क्लास सिंथेसिस की होगी और 7 क्लास आपकी नरेशन की चल चुकी है, मींस 12 क्लास आपकी चल चुकी है, ठीक है। 12 क्लास यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे तो आपने अपने चैनल की ग्रामर की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करके सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आज की क्लास होगी, बाकी जो है बाकी बातें अब कल होंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाएंगे जरूर। ये प्यारे बच्चों आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे।